वो शख्स जिसके नाम से दिल्ली की सरजमी पर पूरी दहशत फैल चुका था, जिसके नाम दूर दूर तक एक दहशत फैलाने के लिए काफी था और दिल्ली पुलिस के लिए, आम जनता के लिए एक बहुत गंभीर समस्या था। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस को सामने से चुनौती देता है, दम है तो पकड़ के दिखा दो, गिरफ्तार करके दिखा दो। और लाशों का तो शायद पार्सल ही करता था, हत्या करता था, मर्डर करता था, गला काट देता था, फिर वही सर कटी लाश को तिहाड़ जेल के आगे फेंक देता था। फिर फेंकने के साथ साथ एक चिट्ठी भी डालता और कहता कि दम है तो पकड़ के दिखा दो। दिल्ली का वो सीरियल किलर, वो शख्स जिन्होंने आम जनता को ही नहीं, पुलिस प्रशासन को भी नाक में दम कर दिया था। यानी नेटफ्लिक्स यूज करते हैं तो वहां इनके नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जिनका नाम है द बुचर ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली की कसाई। एक ऐसा सीरियल किलर, एक ऐसा कातिल यानी दिल्ली की कसाई जो खुद सबूत पुलिस के गेट तक पहुंचाता था और सबूत भेज देता था, लेकिन पुलिस उसे पुख्ता सबूत के साथ कभी पकड़ नहीं पाती थी। इसी तरह उसकी हौसला दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और जो क्राइम करने की दुनिया था उनमें वो बादशाह बन जाता है और एक से बढ़कर एक कई क्राइम करता है, हत्या करता है और सर फेंक देता। नमस्कार दोस्तों, आज के इस खौफनाक क्राइम कहानी की विस्तार से चर्चा करते हैं, जिनका नाम चंद्रकांत झा होता है। बात 1967 ईस्वी की होती है। वह बिहार राज्य के मधेपुरा जिला घोसाई में 1967 ईस्वी में चंद्रकांत झा का जन्म होता है। बेहद ही निम्न और गरीब परिवार से उनका ताल्लुक होता है। बचपन का जो पढ़ाई लिखाई हो तो किसी भी तरह खींच खांच के सिर्फ नाम के लिए सरकारी स्कूल में तो दाखिला होता है, लेकिन शिक्षा का कोई खास वजूद और स्तर नहीं होता है। जैसे तैसे करके वो किसी तरह पढ़ता है, लेकिन फिर थोड़ा बहुत नाम भी आगे खिसकता है तो 5वीं 6वीं तक जाता है। इनके बाद उनका फिर इधर उधर घूमता और टाइम पास करता, फिर लोकल एरिया में कमाना शुरू करता है और बेवजह किसी से लड़ना झगड़ना उनकी बचपन से फितरत रही। शादी का उम्र हो जाता है। माता पिता और परिवार वाले के सहयोग से उनका शादी हो जाता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने आप को बना लिया था, ढाल लिया था और जिस तरह से उनकी आदतें और हरकत हो चुकी थी, उसी हरकत की वजह से उनकी पहली पत्नी किसी भी तरह एडजस्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन सिर्फ 1 ही साल कर पाया और 1 साल के बाद पहली पत्नी उन्हें छोड़कर चली जाती है। इतना टॉर्चर करना, परेशानी करता, छोटी छोटी बातों पर मारपीट करता। फिर पहली पत्नी चली गई, लेकिन उनके ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ा। कुछ ही समय बाद फिर उनके परिवार वाले उनकी दूसरी शादी कर देता है और फिर वो पत्नी किसी भी तरह एडजस्ट करके उनके पास रह जाती है। और अभी बात करें तो उनके पास सिर्फ 5 बेटियां हैं। और उसी दौरान वो दिल्ली आता और यहीं रहता और काम क्या करता, साइकिल पर सामान लाता और जगह जगह घूम घाम के बेचा करता था। यानी गली मोहल्ले चौराहे का अच्छी जानकारी भी थी और साप्ताहिक बाजार में अपनी छोटी मोटी दुकान लगाया करता था। और खुद को बड़ा बनाने के लिए जो भी बिहार यूपी से लोग दिल्ली कमाने आते तो अपने यहाँ शर्म देते और नौकरी दिलवाते, यहाँ तक कि कुछ दिन खाना भी खिलाया करते थे। इससे उनके दोस्तों में, आसपास में और जहां रहते थे उनका एक वर्चस्व था और अपनी एक पहचान थी कि ये खुद अपने आप को बहुत अच्छे समझते थे। ये जर्नी लगातार चलती रही, अच्छा था, लेकिन छोटी छोटी बात पर झगड़ा करना, चिड़चिड़ा हो जाना, मारपीट करना, गुस्सा करना, ये इसके लिए आम बात था। जो आसपास के
दोस्त लोग और जानने वाले लोग थे जो किराए के मकान में रहते थे, वो इतना ही जानता था, ये चंद्रकांत झा झगड़ा करना, मारपीट करना और किसी के ऊपर गुस्सा करना और थप्पड़ लगा देना, ये इतना ही चेहरा और इनकी इतना ही शकल लोग जानते थे और इतना ही कहते थे कि ये इतना करता है, झगड़ालू है, मारपीट करता है और बात बात पे गुस्सा करता है। इन सब चीजों से सभी लोग वाकिफ थे। लेकिन बात आता है 1998 ईस्वी में अपने ही साथ रहने वाले, जान पहचान करने वाले के साथ थोड़ी बहुत झगड़ा होता है, हाथापाई होता है। लेकिन ये हाथापाई एक कसाई का रूप धारण करने वाला है, ये किसी को पता नहीं होता। 1998 ईस्वी आदेश नगर के मंगल उर्फ औरंगजेब की हत्या कर देता है। बस छोटी और मामूली सी बात के लिए झगड़ा होता है और उनकी हत्या कर देता है। और हत्या इतनी बेरहमी से करता है कि उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और दिल्ली के कई इलाकों में उन्हें बिखरा देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शक के आधार पर पुलिस उन्हें कुछ समय के लिए गिरफ्तार कर लेती है। और फिर पुलिस के पास तो कोई पुख्ता सबूत नहीं होता है ताकि उन हत्या उनके ऊपर सजा दिलवा सके। लेकिन फिर 2002 में उन्हें बरी कर दिया जाता है, यानी छोड़ दिया जाता है। छूटने के साथ साथ ही अब चंद्रकांत झा एक खौफनाक रूप में बाहर आता है। ऐसा लगता है कि अब उन्हें हत्या करने का पुलिस लाइसेंस ही दे दी हो। और इनके बाद हत्या शुरू होती है। इनके बाद शुरू होता है दिल्ली की कसाई बनने का असली कहानी और असली खेल। एक रौंद रूप जो चंद्रकांत झा के अंदर छुपा था, जो एक दहशत बन जाती है और ऐसा खेल खेलता है कि पुलिस भी और प्रशासन भी उसके आगे झुकने पर मजबूर हो जाता। जेल से छूटने के कुछ ही वक्त जून 2003 में शराब पीकर शेखर नामक एक युवक ने झूठ बोला। बस इतना बोलते ही उनकी गला काट देता है और गला काट कर सीधे तिहाड़ जेल के आगे फेंक देता है। और फेंकता ही नहीं, वहां पर एक चिट्ठी भी डालता और कहता है कि अगर इतनी हिम्मत और क्षमता है तो पकड़ के गिरफ्तार करके दिखा। और नवंबर 2003 में ही उमेश से बातचीत कर रहा होता है, लेकिन वो झूठ बोलता है। उसी झूठ की वजह से उनकी गला काट देता है और उनके साथ भी वही करता है। फिर उनका सर उठाता है और तिहाड़ जेल के आगे फेंक देता है। दोस्तों, इस तरह उसका जो हत्या का सिलसिला था वो जारी था। फिर आता नवंबर 2005। गांजा पीने को लेकर गुड्डू से थोड़ी सी बहस होती है। फिर उनकी हत्या कर सुलभ शौचालय में उनके लाश को फेंक देता है। फिर 2006 में अनिल के साथ वार्तालाप होता है। गुस्से में आकर उनकी गला काटता है और उनकी हत्या कर देता है। 2007 में अपनी बेटी का एक लड़के से प्रेम हो जाता है। इसी प्रेम के चलते वो गांव जाता है और अपनी बेटी के प्रेमी को हत्या कर दे। दोस्तों, 2007 में ही दिलीप नाम का एक शख्स जो बाहर से मांस खाकर आता है और चंद्रकांत झा के आगे झूठ बोलता है और दूसरा शख्स बोल देता है कि नहीं, ये मांस खा के आया है। बस इतना ही के वजह से, यानी झूठ बोला, पहले तो खा लिया और दूसरी बात वो झूठ बोला, इतना ही बोलते हैं उनकी गला काट देता है और फिर सर को तिहाड़ जेल के आगे फेंकता है। यानी छोटी छोटी बातों पर हत्या करना, किसी का मर्डर कर देना, खून कर देना और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर फेंकना, इसके लिए एक आम बात हो गया है। ऐसे करते करते न जाने कई लोगों की हत्या कर दी है और लाश का कोई अता पता नहीं है। पुलिस के ऑन द रिकॉर्ड के अनुसार वो लगभग 18 लोगों का कत्ल कर चुका है और ऑफ द रिकॉर्ड जिसकी जानकारी नहीं है, जिन्हें पता नहीं है, वो न जाने इसकी संख्या कितनी है। तब लोग चंद्रकांत झा के इस दहशत से उस एरिया में गम का माहौल तो होता ही है, लेकिन एक दहशत भी पूरी तरह से फैल जाता है और चंद्रकांत झा को दिल्ली का कसाई यानी सीरियल किलर
ऑफ दिल्ली कहा जाने लगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, पुलिस उन्हें 3 बार गिरफ्तार किया है। पहली बार जब उन्होंने हत्या किया था 1998 में, 1998 ईस्वी में, उस समय भी गिरफ्तार करता है, लेकिन सबूत के आधार पर, पुख्ता सबूत न होने के कारण 2002 में उन्हें छोड़ देता है। फिर उसे 2003 में भी गिरफ्तार करता है, लेकिन उस समय उनके पास फिर से पुख्ता सबूत नहीं होता है, फिर 2003 में ही छोड़ देता है। इनके बाद कई सारे कत्ल करता है। इनके बाद 2007 में चंद्रकांत झा को गिरफ्तार कर लेता है, और यही वो गिरफ्तारी थी जो अभी तक वो जेल में है। उन्हें जो सजाएं मिली है, 2 बार फांसी की सजा, फांसी की मौत की सजा मिला है, लेकिन फिर से कई बार जब उनकी सुनवाई होती है तो ये फांसी की सजा को हटाकर आजीवन उम्र कैद की सजा हो जाता है और तिहाड़ जेल के अंदर ही बंद हो जाता है। और कई बार उन्होंने पैरोल की अर्जी भी दी, लेकिन उन्हें पैरोल की अर्जी को पूरा रूप से खारिज कर देता है, यानी जब तक अंतिम सांस है तब तक वो जेल और सलाखों के अंदर ही रहे। लेकिन 2023 के अक्टूबर महीने में फिर से पैरोल की अर्जी देता है और कहता है कि उनकी बड़ी बेटी की शादी करना है, उसके लिए जो उपयुक्त वर है यानी दूल्हा है उन्हें खोजना है, और उसमें उनका रहना बेहद ही जरूरी है। तो किसी तरह उन्हें 90 दिन का पैरोल मिल जाता है, लेकिन 90 दिन के बावजूद भी वो नहीं आता है, फरार हो जाता है, और वो चाहता है कि अब वो दोबारा जेल न जाए, बाहर ही। इनके बाद फिर से पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास छुपा, फिर एसपी रमेश लांबा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है, फिर से चंद्रकांत झा को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल के अंदर बंद कर देता है। ये था एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जो मामूली और छोटी छोटी बातों और विवादों पर भी किसी की हत्या कर देता था, सर को धड़ से अलग कर देता था, और इतना ही नहीं, जिन्हें काट कर तिहाड़ जेल के आगे फेंकता, पुलिस प्रशासन को चुनौती देता कि उन्हें पकड़ कर दे। तो कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।